नमस्कार साथियों, मैं पाठशाला परिवार पे आपका हार्दिक स्वागत है। और गणेश चतुर्थी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज गणेश चतुर्थी है और इसी गणेश चतुर्थी के दिन अपना आर्थिक समीक्षा की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसका तीसरा टेस्ट, थर्ड टेस्ट जो है उस टेस्ट का सॉल्यूशन आज अपन करवाएंगे। उसमें 83 क्वेश्चन थे, उन 83 क्वेश्चंस का अपन आज सॉल्यूशन करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन थे और किस टाइप के थे। तीसरा टेस्ट है आपका आर्थिक समीक्षा का, इसमें टोटल आपको 700 प्लस टेस्ट मिलेंगे। उनमें से ये थर्ड टेस्ट है जो औद्योगिक जो क्षेत्र है, अर्थव्यवस्था के जो तीन क्षेत्र होते हैं, कृषि, कृषि, सेवा और औद्योगिक क्षेत्र। तो इसमें आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो कौन सा है, औद्योगिक क्षेत्र जो है उससे रिलेटेड है। और गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में आज आपको मैया पाठशाला पे 13% जो है वो ऑफ मिल रहा है। तो अगर कोई भी कोर्स अगर आपको बाई करना है तो आप मैया पाठशाला से आप आज बाई करते हो तो आपको 13% का डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। तो जो भी किसी को भी तैयारी करनी हो जितना जल्दी हो सके कर सकता है। आज के लिए ही केवल वैलिड है, वो आज रात 12 बजे तक ही वैलिड है। इसलिए अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर परचेज करना हो तो आज वो परचेज कर सकता है, जिसमें उसको 13% का ऑफ मिलेगा। कितना? 13% का ऑफ मिलेगा। कोई भी कोर्स, जो भी कोर्स आप अगर परचेज करते हो मैया पाठशाला पे तो उसमें आपको 13% का ऑफ मिलेगा। लेट्स क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न अपना है, औद्योगिक क्षेत्र जो है अर्थव्यवस्था में, उसमें राजस्थान का जो औद्योगिक क्षेत्र उससे संबंधित अपना ये लेसन रहने वाला, टेस्ट रहने वाला है। और इसमें टोटल 83 क्वेश्चन थे। अगर आपको टेस्ट के फॉर्म में इसको अटेम्प्ट करना है तो मैया पाठशाला ऐप से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न अपना है वो है आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र का प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में कितना योगदान रहा। किसके आधार पे पूछा है? जीएसवी में पूछा है। सकल राज्य मूल्य वर्धन में किसके आधार पे? प्रचलित कीमतों के आधार पे पूछा कि जो वर्तमान प्राइस है उसके आधार पे औद्योगिक क्षेत्र का टोटल कंट्रीब्यूशन जो है वो कितना रहा था सकल राज्य मूल्य वर्धन में, जीएसवी में। ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड जो प्रोडक्ट है उसमें औद्योगिक क्षेत्र का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना रहा। आप लोग आंसर कीजिए, क्लास को शेयर भी कीजिए और साथ साथ में आप भी अटेंड कीजिए। जो भी क्वेश्चंस है उनके आंसर कीजिए आप। तो आर्थिक समीक्षा 24 के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र का जो है, किसका पूछा है? औद्योगिक क्षेत्र या द्वितीयक क्षेत्र है उसका प्रचलित कीमतों पर जीएसवी में जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका कितना है? 4,26,472 रुपए जो है औद्योगिक क्षेत्र। और कृषि क्षेत्र का था वो था आपका 4,22,854 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार उद्योग क्षेत्र का प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में कितना योगदान रहा। इन टर्म ऑफ परसेंटेज के आधार पे कितना प्रतिशत योगदान रहा। वैल्यू के हिसाब से आपका 4.26 लाख करोड़ रहा। परसेंटेज के आधार पे जीएसवी में औद्योगिक क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन कितना रहा। तो औद्योगिक क्षेत्र का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना रहा था आपका? 27.16% रहा था। और वैल्यू के हिसाब से 4.26 लाख था वो औद्योगिक क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन जीएसवी में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र का स्तर कीमतों पे, किसके आधार पे पूछा है? स्तर कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में कितना योगदान रहा। स्तर कीमतों या बेस ईयर भी बोल सकते हैं आप इसको, बेस ईयर के आधार पे, जिसका बेस ईयर कौन सा आपका 2011-12 के आधार पे आपको पूछा है कि इसमें जीएसवी में कंट्रीब्यूशन औद्योगिक क्षेत्र का कितना रहा। आंसर नंबर लगा के आप साथ में आंसर कीजिए। बिल्कुल आपका सेकंड क्वेश्चन के हिसाब से आंसर सही है आपका। तो बेस ईयर के आधार पे आपका कंट्रीब्यूशन कितना रहा। आपका करंट प्राइस या प्रचलित कीमतों पे अगर मानते हो तो आप 4.2 लाख करोड़ रहा था, 4.26 लाख करोड़, 4.26 लाख करोड़ रहा। अब इसमें पूछा किसके आधार पे है? स्तर कीमतों के आधार पे, बेस ईयर या स्तर कीमतों के आधार पे आपको पूछा है। तो स्तर कीमतों के आधार पे कंट्रीब्यूशन कितना रहा। तो स्तर कीमतों के आधार पे
औद्योगिक क्षेत्र का जो कंट्रीब्यूशन रहा वो आपका कितना रहा, 2,33,383 करोड़ रुपए। कितना रहा, 2,33,383 करोड़ रुपए। और आपका प्रचलित कीमतों पे कितना था, 4,26,472 रुपए। अब दोनों में इतना अंतर रहने का कारण क्या है? बेस ईयर के आधार पे जो कैलकुलेशन किया जाता है उसमें महंगाई जो बढ़ती है उसका समायोजन किया जाता है। महंगाई या इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट करके जो वैल्यू निकाली जाती है वो आपकी बेस ईयर के आधार पे होती है, जो एक्चुअल स्थिति को बताती है, एक्चुअल स्थिति को दर्शाती है। इसमें आपका महंगाई का पोर्शन जोड़ के टोटल वैल्यू करंट में जो मार्केट प्राइस है उस मार्केट प्राइस के आधार पे उसको कैलकुलेटेड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार उद्योग क्षेत्र का स्तर कीमतों किसके आधार पे, स्तर कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में कितना प्रतिशत योगदान है? किसके आधार पे पूछा आपको, स्तर कीमतों के आधार पे पूछा। प्रचलित कीमतों पे आपका कितना था, प्रचलित कीमतों पर जो था वो 27.16% आपका कंट्रीब्यूशन था। वैल्यू कितनी थी आपकी, 4.26 लाख करोड़ जीएसयू में कंट्रीब्यूशन। अब पूछा आपको किसके आधार पे, स्तर कीमतों पे या बेस ईयर या आधार वर्ष के आधार पे, किसके आधार पे, स्तर कीमतों पे या बेस ईयर या फिर आप इसको आधार वर्ष के आधार पे भी बोल सकते हो, या बुनियादी कीमतों के आधार पे। उसके आधार पे आपकी वैल्यू कितनी थी, 2.33 लाख करोड़। वैल्यू कितनी थी, 2.33 लाख करोड़। अब पूछा कि प्रतिशत के आधार पे उसका कंट्रीब्यूशन कितना था। स्तर कीमतों के आधार पे प्रतिशत के आधार पे कंट्रीब्यूशन जो है वो सकल राज्य मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का कितना रहा। तो आपका प्रतिशत के आधार पे 28.39% जो है औद्योगिक क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन था। 45.7 सेवा क्षेत्र का था, 26.54 जो है वो कृषि क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार उद्योग क्षेत्र की स्तर कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में वृद्धि दर कितनी रही? क्या पूछा है, ग्रोथ रेट किसके आधार पे, स्तर कीमतों के आधार पे औद्योगिक क्षेत्र की जो वृद्धि दर पिछले साल के मुकाबले इस साल जो बढ़ोतरी हुई है वो कितनी हुई है। आप लोग आंसर कीजिए तो क्लास का इंटरेस्ट आएगा कि तो औद्योगिक क्षेत्र की स्तर कीमतों पर जो है वो आपकी ग्रोथ रेट कितनी थी, किसमें, सकल राज्य मूल्यवर्धन में। ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो है उसमें ग्रोथ रेट जो है स्तर कीमतों पे किसके आधार पे, बेस ईयर या स्तर कीमतों के आधार वर्ष के आधार पे कितनी रही, पिछले साल के मुकाबले इस साल कितनी बढ़ोतरी हुई, कितना अतिरिक्त आपका जीएसवी है उसमें औद्योगिक क्षेत्र का रहा। तो आपकी 5.77% जो है वो आपकी ग्रोथ रेट रही थी, किसके आधार पे, स्तर कीमतों के आधार पे जो ग्रोथ रेट है वो रही थी औद्योगिक क्षेत्र की। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है या गलत है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार प्रचलित कीमतों के आधार पे पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका सही नहीं है। वर्ष 2024-25 में जीएसवी में उद्योग क्षेत्र का योगदान 4.26 लाख करोड़ रहा। वर्ष 2024-25 में जीएसवी में उद्योग क्षेत्र का योगदान 27.16% रहा। वर्ष 2024-25 में जीएसवी में उद्योग क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान रहा, सर्वाधिक। और वर्ष 2024-25 में जीएसवी में उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर 7.88% रही। किसके आधार पे पूछा इसने, प्रचलित कीमतों के आधार पे। प्रचलित कीमतों के आधार पे निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है इनमें से। तो वर्ष 2024-25 में जीएसवी में कंट्रीब्यूशन 4.26 लाख का रहा, बिल्कुल सही है। वर्ष 2024-25 में जीएसवी में उद्योग क्षेत्र का योगदान 27.16 रहा, बिल्कुल सही है। जीएसवी में उद्योग क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान रहा, ये आपका गलत है। जीएसवी में वर्ष 2024-25 में जीएसवी में उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर 7.88% रही थी, यह भी बिल्कुल सही है। तो ये कौन सा रहा, आपका थर्ड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। सबसे ज्यादा जो रहा था वो किसका रहा था, सेवा क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा रहा था। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका रहा था, सेवा क्षेत्र का रहा था।
जीएसयू में कंट्रीब्यूशन जो सबसे ज्यादा है वो सेवा क्षेत्र का रहा। नेक्स्ट आपका आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार उद्योग क्षेत्र की प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में वृद्धि दर कितनी रही? किसके आधार पर पूछी है? प्रचलित कीमतों के आधार पर वृद्धि दर ग्रोथ रेट कितनी रही थी? आपकी स्तर कीमतों के आधार पर पहले आया था प्रश्न, स्तर कीमतों पर जो आपकी थी वो 5.77% थी। कितनी थी? 5.77% स्तर कीमतों की थी। अब इसने पूछा किसके आधार पे? प्रचलित कीमतों के आधार पे पूछा। प्रचलित कीमतों के आधार पे 12.29% मीन्स प्रचलित कीमतों पर वृद्धि दर जो है वो कितनी रही थी? स्तर कीमतों पे आपकी 5.77% रही थी। अब प्रचलित कीमतों पे जो ग्रोथ रेट है पिछले साल के मुकाबले इस साल वो कितनी रही थी? तो प्रचलित कीमतों पे जो आपकी है 7.88% रही थी और ये रही थी आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर की 11.44%। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार 11-12 से 2024-25 तक उद्योग क्षेत्र की प्रचलित कीमतों पर चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर CAGR कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट कितनी रही? ये कहां से कहां तक का पूछा आपको? 2011-12 से लेकर 2024-25 तक जो एनुअल कंपाउंडिंग ग्रोथ रेट जो आपकी है चक्रवर्ती वृद्धि दर वो कितनी रही थी औद्योगिक क्षेत्र की? याद रखना ये क्वेश्चंस भी, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके बहुत बार आते हैं कि सीजीआर या कंपाउंडिंग या चक्रवर्ती जो ग्रोथ रेट है आपकी वो कितनी रही थी? तो चक्रवर्ती ग्रोथ रेट औद्योगिक क्षेत्र की दोनों पे पूछ सकते हैं। प्रचलित कीमतों पे आपको यहाँ पे पूछा है, किस पे? प्रचलित कीमतों के आधार पे आपकी कितनी रही थी? तो प्रचलित कीमतों के आधार पे जो आपका सीजीआर जो रहा है एनुअल कंपाउंडिंग ग्रोथ रेट वो आपकी रही है 9.17%। कितनी रही है? 9.17% की दर से 2011-12 से लेके 24-25 तक अभी तक की जो औद्योगिक क्षेत्र की जो वृद्धि दर है वो रही है। नेक्स्ट आपका है आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार 11-12 से 24-25 तक उद्योग क्षेत्र की किसके आधार पर स्तर कीमतों पर वार्षिक चक्रवर्ती दर CAGR इन कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट कितनी रही? किसके आधार पे? स्तर कीमतों के आधार पे आपको पूछा है कि एनुअल जो ग्रोथ रेट कंपाउंडिंग ग्रोथ रेट है। कोई नहीं, आप क्लास को अटेंड कीजिए, सब चीजें धीरे धीरे कवर होगी। आपको 700 प्लस एमसीक्यूज इस टेस्ट सीरीज में मिलेंगे, तो उसमें पूरी की पूरी आर्थिक समीक्षा और कंप्लीट आपका जो बजट है वो आपका इसमें शामिल होगा। तो कोई भी एग्जाम हो, कहीं पे भी आपका कोई भी प्रश्न जो है वो छूटेगा नहीं। अगर ढंग से अगर आपने प्रॉपर्ली टेस्ट सीरीज को अटेंड किया है और क्लासेस पूरी अटेंड करोगे तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा इसमें। तो उद्योग क्षेत्र की स्तर कीमतों के आधार पर आपकी वार्षिक चक्रवर्ती वृद्धि दर है वो कितनी रही थी? तो स्तर कीमतों के आधार पर आपका 4.22% रही थी। कितनी रही थी? 4.22% जो है वो आपकी रही थी। किसके आधार पे? स्तर कीमतों के आधार पे। और 9.17% किसके आधार पे रही थी आपकी? 9.17 जो रही थी वो रही थी आपकी प्रचलित कीमतों के आधार पे। वर्ष 2011-12 से 2023-24 तक राजस्थान के उद्योग क्षेत्र में जीएसयू में प्रचलित कीमतों पर कितनी वृद्धि दर रही? सॉरी, इसमें 24-25 है, 24-25 तक 1.36 लाख जो है वो आपका था कब? 2011-12 में। 2011-12 में आपका 1.36 लाख करोड़ था। वहां से लेकर 24-25 तक आपकी जीएसयू में जो औद्योगिक क्षेत्र है उसकी वैल्यू कितनी हो गई? तो वर्तमान में जो वैल्यू है वो कितनी है? 4.26 करोड़। और 2011-12 में 1.36 लाख था, तो 1.36 लाख करोड़ से बढ़कर आपका कितना हो गया? 4.26 लाख करोड़ रुपए हो गई वैल्यू। और टोटल वैल्यू की जो ग्रोथ रेट है सीजीआर कंपाउंड वो आपकी कितनी है? 9.17%। वार्षिक चक्रवर्ती दर जो है वो 9.17 है।
1.36 लाख करोड़ से बढ़कर आपका 4.26 लाख करोड़ हो गया 11-12 से लेकर अभी तक। हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क कीजिए आप। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 में उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण का योगदान कितना प्रतिशत रहा प्रचलित कीमतों के आधार पर। किसका पूछा है कि उद्योग क्षेत्र, जैसे अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं आपके, अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर्स होते हैं, 3 क्षेत्र होते हैं। पहला कौन सा होगा आपका कृषि, दूसरा आपका उद्योग और तीसरा आपका हो गया सेवा क्षेत्र। आज का जो अपना टॉपिक है वो कौन सा है, औद्योगिक क्षेत्र। कौन सा टॉपिक है आज का अपना, औद्योगिक क्षेत्र। और औद्योगिक क्षेत्र जो है उसके अंदर भी सब पार्ट होंगे, अलग अलग क्षेत्र होंगे, उप क्षेत्र होंगे। इसमें किसका पूछा है, विनिर्माण, उसके बाद में आपका होगा निर्माण, फिर होगा आपका खनन या खनन व उत्खनन, अन्य उपयोगी सेवाएं। अब इसमें किसका पूछा है कि विनिर्माण क्षेत्र जो है उसका कंट्रीब्यूशन इसमें कितना है। विनिर्माण क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन जो है वो इसमें किसमें, औद्योगिक क्षेत्र का सब सेक्टर जो है विनिर्माण क्षेत्र, उस विनिर्माण क्षेत्र का योगदान जो है वो इसमें कितना है। विनिर्माण क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन जो है आपका 42.62%, कितना है, 42.62% जो योगदान है वो विनिर्माण क्षेत्र का। मतलब कि इसमें जो टोटल वैल्यू जो 4.26 लाख थी उसमें से 42.62% इसी सेक्टर से आता है। किससे आता है, इसी सेक्टर से आता है, विनिर्माण सेक्टर से। टोटल 4.26 लाख करोड़ में 42.62 करोड़ है वो विनिर्माण क्षेत्र की तरफ से आता है। नेक्स्ट आपका है आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 में उद्योग में निर्माण क्षेत्र का योगदान कितना रहा। किसका रहा, निर्माण का योगदान कितना रहा, किसके आधार पे, प्रचलित कीमतों के आधार पे। किसका पूछा इसने, निर्माण का। पिछला प्रश्न जो था आपका वो था विनिर्माण क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन कितना था उद्योग क्षेत्र में, और इसमें पूछा आपको निर्माण क्षेत्र का। तो निर्माण क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन वो कितना था आपका 34.88%। कितना था, 34.88% जो है वो निर्माण क्षेत्र का था। विनिर्माण क्षेत्र का था आपका 42.62%। नेक्स्ट आपका आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 में उद्योग में खनन एवं उत्खनन का योगदान कितना प्रतिशत रहा। किसके आधार पे, प्रचलित कीमतों के आधार पे, करंट प्राइस के आधार पे खनन व उत्खनन क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन कितना रहा, कितना रहा। आंसर कीजिए आप इस क्वेश्चन का। उत्तर दीजिए। खनन में उत्खनन क्षेत्र का 42.62% योगदान था वो किसका था आपका, विनिर्माण का। निर्माण क्षेत्र का योगदान कितना था आपका, निर्माण क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन आपका 34.88%, बिल्कुल सही आपका। 12.15% जो योगदान है वो किसका था, खनन व उत्खनन क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 में उद्योग में विद्युत, गैस, जलापूर्ति व अन्य उपयोगी सेवाएं क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत रहा प्रचलित कीमतों पर। किसका पूछा है, विद्युत, गैस, जलापूर्ति व अन्य उपयोगी सेवाएं जो है उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो प्रचलित कीमतों पे, करंट मार्केट प्राइस पे कितना रहा। 42.62 जो था वो आपका किसका था। 3-4 बार रिपीट होने से आपको एक बेनिफिट ये है कि आपको ये कंटेंट याद हो जाएगा। विनिर्माण का 34.88% किसका रहा था, निर्माण क्षेत्र का, और 12.15% किसका था, खनन का। तो नेक्स्ट जो बचा ऑप्शन वो किसका है, अन्य उपयोगी सेवाएं जो आपकी है
विद्युत गैस जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं हैं, उनका योगदान जो औद्योगिक क्षेत्र है उसके अंतर्गत सब सेक्टर के तौर पे रहा था। टोटल वैल्यू में विद्युत गैस जलापूर्ति और अन्य सेवाओं का योगदान कितना था? 10.35%। 10.35% योगदान इनका था। नेक्स्ट आपका है आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार सकल राज्य मूल्यवर्धन में उद्योग क्षेत्र के उप क्षेत्रों का अंशदान क्या रहा प्रचलित कीमतों पर? किसका? सभी सेक्टर्स का जो है वो 4 सेक्टर्स आपके जो सब सेक्टर्स है उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत, उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत जो सब सेक्टर्स है निर्माण, विनिर्माण, खनन या उत्खनन व अन्य उपयोगी सेवाओं में विद्युत, जल और आपके गैस वगैरह जो अन्य उपयोगी सेवाएं उनका सबका मिलाकर कंट्रीब्यूशन है वो कितना रहा? किसके आधार पे पूछा है? प्रचलित कीमतों के आधार पे पूछा। किसके आधार पे? करंट मार्केट प्राइस के आधार पे इनका कंट्रीब्यूशन कितना रहा? पहला आपका है निर्माण क्षेत्र 42.62 बिल्कुल सही है। विनिर्माण का निर्माण क्षेत्र का 34.88 सही है। खनन एवं उत्खनन का 12.15% सही है। विद्युत गैस जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं 10.35%, यहीं पे आपका सही हो गया। विनिर्माण में यहाँ पे 42% गलत है, 33.88 भी गलत है। विनिर्माण का 40.62 गलत, निर्माण का 36.88 गलत, यहाँ पे 34.88 है। विनिर्माण 39.62 गलत, 37.88 गलत। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वही सही है। निर्माण क्षेत्र का, राधे राधे, निर्माण क्षेत्र का आपका है 42.62, निर्माण का आपका 34.88, खनन एवं उत्खनन का 12.15%, विद्युत गैस जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाओं का 10.35% कंट्रीब्यूशन जो है। तो सभी का चारों क्षेत्र का है, आपको याद रखना है। और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका? आपके विनिर्माण क्षेत्र का। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो कौन से सेक्टर का है? विनिर्माण सेक्टर का है। किसके अंदर? औद्योगिक क्षेत्र के अंदर। जैसे कृषि क्षेत्र के अंतर्गत सबसे ज्यादा योगदान जो है वो किसका है? पशुधन का। वैसे औद्योगिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो किसका है? विनिर्माण सेक्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 में उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान कितना रहा प्रचलित कीमतों पे? यहाँ पे क्या पूछा है? वैल्यू के तौर पे पूछा है। इन टर्म ऑफ वैल्यू में उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो कितना रहा? वैसे कितना रहा? प्रतिशत में 42.62% रहा। और अब इसकी वैल्यू कितनी रही थी विनिर्माण क्षेत्र की? किसके आधार पे? प्रचलित कीमतों के आधार पे वैल्यू कितनी रही थी? प्रतिशत के आधार पे आपका 42.62% योगदान जो है वो विनिर्माण क्षेत्र का था। लेकिन वैल्यू के टर्म में आपका कितना कंट्रीब्यूशन रहा? वैल्यू के आधार पे आपका जो कंट्रीब्यूशन है 1.2 लाख करोड़, 1.20 लाख करोड़ रुपए जो है वो वैल्यू थी किसकी? विनिर्माण क्षेत्र की। जो 4.26 लाख करोड़ टोटल जो औद्योगिक क्षेत्र की वैल्यू थी प्रचलित कीमतों पे, उसमें से 1.20 लाख करोड़ है वो कहां से आए थे? विनिर्माण क्षेत्र से आए थे। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 में उद्योग के निर्माण का योगदान, निर्माण क्षेत्र का योगदान कितना रहा प्रचलित कीमतों के आधार पर? किसका पूछा है? औद्योगिक क्षेत्र का कितना रहा कंट्रीब्यूशन? निर्माण क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन कितना रहा? निर्माण क्षेत्र का जो कंट्रीब्यूशन है आपका कितना रहा था? 90,90,512 करोड़। कितना रहा था? 90,512 करोड़ रुपए है वो आपका रहा था। किसका? औद्योगिक क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन, निर्माण क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट आपका आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 में औद्योगिक में खनन व उत्खनन क्षेत्र का योगदान कितना रहा? खनन व उत्खनन का योगदान कितना रहा? खनन व उत्खनन का जो योगदान रहा था वो रहा था आपका 25,427 करोड़ रुपए का जो है कंट्रीब्यूशन खनन व उत्खनन का रहा था। नेक्स्ट आपका आर्थिक समीक्षा 24-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 में विद्युत गैस जलापूर्ति व अन्य उपयोगी सेवाओं का कंट्रीब्यूशन कितना रहा? इन टर्म ऑफ वैल्यू, इन टर्म ऑफ वैल्यू में किसका पूछा है? विद्युत गैस जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाओं का योगदान है वो कितना रहा था? वो आपका रहा था 16,979 रुपए, 16,979 करोड़ रुपए किसका था? विद्युत गैस जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाओं का कंट्रीब्यूशन रहा था।
आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 में कृषि क्षेत्र, सॉरी ये क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक हो गई, उद्योग क्षेत्र का, किसका है, उद्योग क्षेत्र में किस उप क्षेत्र की वर्धी दर सर्वाधिक रही? जो 4 सेक्टर आपके थे, निर्माण, विनिर्माण, निर्माण, खनन एवं उत्खनन, विद्युत, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं, इन चारों में से सबसे ज्यादा वर्धी दर किसकी रही थी? जो ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले इस साल जो बढ़ोतरी हुई थी, वो सबसे ज्यादा बढ़ोतरी किस सेक्टर की हुई थी? सबसे ज्यादा बढ़ोतरी या वर्धी जो है वो किस क्षेत्र की हुई थी? सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन था वो किसका था? निर्माण क्षेत्र का। और सबसे ज्यादा जो ग्रोथ रेट हुई थी वो किसकी थी? निर्माण क्षेत्र की। वर्धी सबसे ज्यादा निर्माण में हुई थी और कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा था वो विनिर्माण का था। यहाँ पे ग्रोथ रेट पूछी आपको, क्या पूछा? वर्धी दर पूछी, और वर्धी दर जो थी वो सबसे ज्यादा किसकी थी? निर्माण क्षेत्र की। और कंट्रीब्यूशन जो सबसे ज्यादा था वो विनिर्माण क्षेत्र का था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? वर्ष 2024-25 में उद्योग क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन में योगदान 27.16% रहा। ये क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक करी इसमें, यहां से यहां तक। फिर वर्ष 2024-25 के मुकाबले 23-24 के मुकाबले 24-25 में उद्योग क्षेत्र की जीएसवी में वर्धी दर 7.88 रही प्रचलित कीमतों पर। क्या पूछा इसने कि एक तो उद्योग क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन कितना था? 27.16, और ग्रोथ रेट कितनी थी? 7.88। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? किसके आधार पे पूछा इसने? करंट मार्केट प्राइस के आधार पे, करंट मार्केट प्राइस के आधार पे। तो जो है जीएसयू में कंट्रीब्यूशन 27.16% सही है, और जीएसयू में प्रचलित कीमतों पर ग्रोथ रेट भी आपकी 7.88% सही है। विनिर्माण में कंट्रीब्यूशन ज्यादा था और निर्माण की ग्रोथ रेट ज्यादा थी। तो आपके एक व दो दोनों स्टेटमेंट सही है कि कंट्रीब्यूशन जो 27.16 था और वर्धी दर जो है वो 7.88% जो है वो प्रचलित कीमतों पर रही। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 में उद्योग में निर्माण की वर्धी दर, निर्माण क्षेत्र की वर्धी दर कितनी रही? किसके आधार पे? प्रचलित कीमतों के आधार पे। उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत सब सेक्टर, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है, उस कंस्ट्रक्शन सेक्टर की जो ग्रोथ रेट रही वो कितनी रही थी? निर्माण क्षेत्र की ग्रोथ रेट। बिल्कुल बहुत सही है। नेक्स्ट आपका कि निर्माण या कंस्ट्रक्शन सेक्टर की जो पिछले साल के मुकाबले इस साल जो बढ़ोतरी रही थी, उस बढ़ोतरी की इन टर्म ऑफ परसेंटेज में क्या दर रही थी? तो निर्माण क्षेत्र की जो वर्धी दर वो कितनी रही थी आपकी? 8.6%, 60, कितनी? 8.60% जो है वो निर्माण क्षेत्र की वर्धी दर रही थी। कितनी रही थी? और सबसे ज्यादा वर्धी दर किसकी थी? सर्वाधिक थी। अब है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार किसकी कितनी वर्धी दर रही? कौन से क्षेत्र की कितनी वर्धी दर थी? किस क्षेत्र की कितनी? विनिर्माण, निर्माण, खनन, विद्युत, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं। कौन से सेक्टर की कितनी वर्धी दर है वो आपके रही थी इसमें? बिल्कुल सही। इसका आंसर कीजिए आप लोग। किस क्षेत्र की जो है वो वर्धी दर कितनी रही थी? विनिर्माण, निर्माण के आपको पहला प्रश्न बताया था 8.60। उसके बाद में विनिर्माण की आपकी वर्धी दर कितनी थी? 4.68%। खनन क्षेत्र की आपकी ग्रोथ रेट जो थी वो 3.59%, और अन्य उपयोगी विद्युत जलापूर्ति सेवाओं की 5.51% की ग्रोथ रेट। तो कौन सा हो गया? फर्स्ट में 2, 2 में 3, 3 में 1 और 4 में 4। तो फोर्थ ऑप्शन आपका
सही हो गया। निर्माण विनिर्माण क्षेत्र में आपकी 4.68%, निर्माण क्षेत्र में 8.6%, खनन में 3.59%, विद्युत गैस जलापूर्ति अन्य उपयोगी सेवाओं में 5.51% जो है वो आपकी ग्रोथ रेट थी। बिल्कुल सही है आपका आंसर। तो आपको चारों सेक्टर्स की ग्रोथ रेट है वो ध्यान में रखना। सबसे ज्यादा जो थी वो आपकी किसकी थी? निर्माण क्षेत्र की 8.60, विनिर्माण क्षेत्र की आपकी कितनी है 4.68%, खनन की 3.59% और अन्य विद्युत गैस व अन्य जलापूर्ति व अन्य उपयोगी सेवाओं की आपके 5.51% जो है वो ग्रोथ रेट थी 2314। बिल्कुल सही। नेक्स्ट आपका है आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 में उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी रही थी? किसकी पूछी है? विनिर्माण क्षेत्र की। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो है वो ग्रोथ रेट कितनी रही थी? 8.60 किसकी थी? आपके निर्माण की। सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट जो औद्योगिक सेक्टर है उसमें निर्माण क्षेत्र की। और विनिर्माण क्षेत्र की जो ग्रोथ रेट है वो कितनी थी आपकी? 4.68%। 4.68% जो है वो विनिर्माण क्षेत्र की ग्रोथ रेट थी। नेक्स्ट आपका है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर। किसके आधार पे? प्रचलित कीमतों के आधार पे वर्ष 2024-25 में उद्योग क्षेत्र का जीएसवी में योगदान 4.26 लाख करोड़ रहा। वर्ष 2024-25 में उद्योग क्षेत्र का जीएसवी में योगदान की वृद्धि दर 7.88% रही। वर्ष 2024-25 में उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा। वर्ष 2024-25 में उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान है 34.81 रहा। इसमें यहाँ पे है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है। तो वर्ष 2024-25 में उद्योग क्षेत्र का योगदान 4.26 लाख करोड़ रहा। बिल्कुल सही है। वर्ष 2024-25 में उद्योग क्षेत्र का जीएसवी में योगदान की वृद्धि दर 7.88% रही है। वर्ष 2024-25 में उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा। बिल्कुल सही है। वर्ष 2024-25 में उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 34.88% रहा। ये गलत है। आपका योगदान कितना था? 42.62% था। 34.88% किसका था? निर्माण सेक्टर का था, कंस्ट्रक्शन सेक्टर का था। विनिर्माण क्षेत्र का योगदान जो 42.42.62% था। नेक्स्ट आपका है आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार उद्योग क्षेत्र के उप क्षेत्रों में योगदान का घटते हुए क्रम में सही क्रम कौन सा है? घटते हुए क्रम में कि जो कंट्रीब्यूशन जो है इनका, उनके कंट्रीब्यूशन में घटते हुए क्रम में सही क्रम कौन सा है? सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र का था, उसके बाद में उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला और फिर उससे कम वाला जो है उसका देखना है आपको। तो सबसे ज्यादा योगदान किस सेक्टर का था? निर्माण क्षेत्र का था? नहीं था, तो पहला ऑप्शन यही कट गया। विनिर्माण का था? बिल्कुल सही, विनिर्माण का था सही। खनन एवं उत्खनन का यही कट गया। पहले फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन आपके यहीं पे कट गए। नेक्स्ट आपका है सेकंड कंट्रीब्यूशन किसका था? निर्माण सेक्टर का। बिल्कुल सही, इसमें भी निर्माण, ये दोनों ऑप्शन अभी चालू है। थर्ड कंट्रीब्यूशन किसका था? थर्ड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन में आपका खनन या उत्खनन था। ये से यहाँ पे विद्युत गैस आ गया, ये गलत हो गया। और फिर विद्युत गैस जलापूर्ति हुए अन्य उपयोगी सेवाएं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका? सेकंड नंबर ऑप्शन, कि घटते हुए क्रम में सबसे ज्यादा योगदान विनिर्माण, उसके बाद निर्माण क्षेत्र, फिर खनन या उत्खनन क्षेत्र और उसके बाद में विद्युत गैस जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं हैं उनका योगदान था। कितना था इसका? 42.62%, इसका 34.88%, इसका कितना था? 12.15%, और इसका कितना था आपका? 10.35%। नेक्स्ट आपका है निम्न में से कौन सा कथन इसमें भी असत्य है? कौन सा कथन असत्य है निम्न में से? निम्न में से कौन सा कथन असत्य? आर्थिक समीक्षा 2024-25 में स्तर कीमतों पर के आधार पर वर्ष 2024-25 में उद्योग क्षेत्र का जीएसवी में योगदान 2.33 लाख करोड़ रहा।
वर्ष 2024-25 में जीएसवी में योगदान की वृद्धि दर 5.77% रही। वर्ष 2024-25 में उद्योग क्षेत्र में निर्माण क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा। वर्ष 2024-25 में उद्योग क्षेत्र में निर्माण क्षेत्र का योगदान 43,592 करोड़ रहा। अब इसमें से कौन सा जो है वो आपका स्टेटमेंट गलत है? कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका इसमें से गलत है? 2024-25 में स्तर कीमतों के आधार पर, किसके आधार पर पूछा? प्रचलित कीमतों के आधार पर कौन सा आपका गलत स्टेटमेंट है? तो वर्ष 2024-25 में उद्योग क्षेत्र का जीएसटी में योगदान 2.33 लाख करोड़ रहा, बिल्कुल सही है। वर्ष 2024-25 में उद्योग क्षेत्र का जीएसटी में योगदान की वृद्धि दर जो है वो 5.77% रही थी, बिल्कुल सही है। वर्ष 2024-25 में उद्योग क्षेत्र में निर्माण क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक रहा, गलत है। वर्ष 2024-25 में उद्योग क्षेत्र में निर्माण क्षेत्र का योगदान 43,592 करोड़ रुपए, ये भी सही है। किसके? स्तर कीमतों के। और सबसे ज्यादा योगदान किसका था? विनिर्माण का। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका गलत हो गया। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन जो है वो आपका स्टेटमेंट सही है? वर्ष 2024-25 में उद्योग क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन में योगदान 27.16% रहा, किसके आधार पर? प्रचलित कीमतों के आधार पर। वर्ष 2023-24 के मुकाबले 24-25 में उद्योग क्षेत्र की जीएसवी में वृद्धि दर 7.88% रही, प्रचलित कीमतों पर। वर्ष 2024-25 में उद्योग क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन में योगदान 28.39% रहा, प्रचलित कीमतों पे। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है? कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है? किसके आधार पे पूछा है? वर्ष 2024-25 में उद्योग क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन में योगदान 27.16% रहा, किसके? प्रचलित कीमतों के आधार पर। सही है कि गलत स्टेटमेंट? पहला स्टेटमेंट आपका सही है। 23-24 के मुकाबले 24-25 में उद्योग क्षेत्र के जीएसवी में वृद्धि दर 7.88% रही, किसके आधार पे? प्रचलित कीमतों पे, बिल्कुल सही है। वर्ष 2024-25 में उद्योग क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन में योगदान 28.39% रहा, किसके आधार पे? ये यहाँ पे स्तर कीमतों पे, सॉरी, किसके आधार पे? अच्छा, स्तर कीमतों के आधार पे। ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही रहा आपका? 1 और 2, क्योंकि प्रचलित कीमतों में योगदान आपका 27.16% रहा। तो आपका थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया? सेकंड, 1 और 2, बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। उद्यम किस टाइप का उद्योग है वो, और उसमें निवेश राशि के आधार पे। एमएसएमई इंडस्ट्रीज के आधार पे। एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस वो इंडस्ट्रीज जो सबसे ज्यादा निर्यात में और सबसे ज्यादा रोजगार में औद्योगिक सेक्टर के अंतर्गत कंट्रीब्यूशन देते हैं। अब इनको किस तरह से वर्गीकृत या बाइफ्रिकेट किया जाता है कि कौन सी इंडस्ट्री किस कैटेगरी में आएगी, उसके लिए कुछ न कुछ सीमाएं निर्धारित की गई। उन सीमाओं के अंदर जो रह रही है वो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के नाम से संबोधित की जाती है। पहला आपका है माइक्रो इंडस्ट्री, जो सूक्ष्म उद्योग जो होते हैं उसके लिए मिनिमम जो है वो जो है आपके निवेश या इन्वेस्टमेंट के लिए राशि कितनी निर्धारित की गई। दूसरा आपका लघु उद्योग या स्मॉल इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए कितना इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है। और मीडियम जो उद्योग, मध्यम उद्योग जो है मीडियम एंटरप्राइजेस, उसके लिए कितना जरूरी। तो पहला, सबसे पहला सूक्ष्म उद्योग है, उसके लिए निवेश कितना जरूरी है? 2.5 करोड़ से कम का अगर कोई इंडस्ट्री है जिसमें 2.5 करोड़ तक निवेश किया गया है, वो किस कैटेगरी में आएगी? आपके सूक्ष्म उद्योग की कैटेगरी में आएगी। क्योंकि एमएसएमई कैटेगराइजेशन करने के पीछे रीजन ये है कि गवर्नमेंट के द्वारा इनको कुछ ना कुछ राहत दी जाती है, सब्सिडी वगैरह दी जाती है, टैक्सेशन में छूट दी जाती है, तो उसके लिए उसका कैटेगराइजेशन या वर्गीकरण होना जरूरी है। तो जिसमें 2.5 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट है अगर किसी इंडस्ट्री में, तो आपकी किसकी श्रेणी में आएगी? सूक्ष्म उद्योग की श्रेणी में। दूसरा लघु उद्योग। लघु उद्योग या स्मॉल इंडस्ट्री जो है उसके लिए आपको निवेश की सीमा कितनी है? 25 करोड़ रुपए तक अगर किसी इंडस्ट्री में निवेश किया जाता है तो आपका किसकी श्रेणी में आएगा? लघु उद्योग की श्रेणी। और मध्यम उद्योग जो है वो आपका 125 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट के लिए आपको मीडियम एंटरप्राइज या मध्यम उद्योग है उसकी कैटेगरी में आएगा। तो फर्स्ट में क्या है आपका 2, ये कट गया।
ये और ये है अभी आपका। उसके बाद में आपका लघु उद्योग में कौन सा 3, तो ये कट गया, ये भी कटा हुआ आपका, तो ये ऑप्शन हो गया। सूक्ष्म उद्योग 2.5 करोड़, 2.50 करोड़, लघु उद्योग जो है 125 करोड़ और सॉरी लघु उद्योग 25 करोड़ और मध्यम उद्योग है वो 125 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट जिसमें है वो आपका मध्यम उद्योग की कैटेगरी में आएगा। तो ये है आपका एमएसएमई का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन की कौन सा किस कैटेगरी में उद्योग है वो आएगा, कितना निवेश या इन्वेस्टमेंट उसके लिए आवश्यक है। नेक्स्ट आपका है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना से संबंधित। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना जो 2024 जो आई है उससे रिलेटेड आपका प्रश्न है। इसका आंसर आप दो लोग दीजिए। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। 8 अक्टूबर 2024 से शुरुआत, उद्देश्य सतत विकास व रोजगार को बढ़ावा देना। दिसंबर 2024 तक 410 इकाइयों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए गए और दिसंबर 2024 तक 36,444.45 करोड़ के निवेश प्रस्ताव हेतु प्रमाण पत्र जारी किए गए। अब इनमें से कौन सा कथन आपका असत्य है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है इसमें। तो इसमें आपके 8 अक्टूबर 2024 को शुरुआत की गई थी, बिल्कुल सही है। जो आपका राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना जो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी जो 2024 जो आई है उसमें 8 अक्टूबर 2024 से शुरू किया गया था। इसको उद्देश्य सतत विकास व रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया था। 410 इकाइयों को दिसंबर 24 तक पात्रता प्रमाण पत्र है वो इसके द्वारा जारी की गई और जो वैल्यू थी वो आपकी 36,344.45 करोड़ रुपए है। वो आपकी इसकी वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट जो अभी तक आया दिसंबर 24 तक वो कितना आया 36,344.45 करोड़ है। 444 नहीं 344 है। तो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका गलत हो गया। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में है कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना है उसमें 8 अक्टूबर 2024 को स्टार्ट की गई। उद्देश्य इसका सतत विकास एवं रोजगार को बढ़ावा देना। 410 इकाइयों को दिसंबर तक जो है वो मंजूरी दी गई और उसमें टोटल निवेश जो है इन्वेस्टमेंट आया वो आया आपका 36,344.45 करोड़ रुपए। नेक्स्ट आपका है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में कितने निवेश के ऊपर कितने समय तक कितने प्रतिशत राज्य करों में छूट दी जाएगी। किससे रिलेटेड है? निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 से रिलेटेड है। किसमें? विनिर्माण क्षेत्र में। किसमें? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितने निवेश पर कितने समय तक और कितने प्रतिशत राज्य करों में छूट दी जा रही है। तो निवेश प्रोत्साहन योजना आपकी 2024 जो है 2024 जो है आपकी उसमें आपके कितने निवेश पर निवेश किस सेक्टर में? विनिर्माण सेक्टर में। किसमें? विनिर्माण सेक्टर में कितने निवेश पर समय कितने समय तक और कितने प्रतिशत राज्य करों में छूट दी जा रही है। किसमें? राज्य करों में छूट दी जा रही है। तो कितने समय तक और कितने प्रतिशत छूट है वो आपको दी जा रही है। तो वो जो है वो आपको कितने पे कितनी छूट दी जा रही है वो आपको पूछा कि कितने रुपए तक अगर आप निवेश कर रहे हो तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आपको राज्य का जो टैक्स जो है स्टेट टैक्स उसमें आपको छूट या बेनिफिट्स मिलेगा। आप लोगों के आंसर बहुत स्लो आ रहे हैं, किसी किसी क्वेश्चंस के ही आ रहे हैं। तो इसमें आपके 50 करोड़ से अधिक निवेश, कितना? 50 करोड़ से ज्यादा का निवेश, 50 करोड़ से अधिक का निवेश पर 7 वर्षों तक 75% राज्य करों में छूट दी जाएगी। कितने के निवेश पे? 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 7 वर्ष तक और 75% जो है वो आपको टैक्सेशन में छूट मिलेगी। कितनी मिलेगी?
50 करोड़ से अधिक के निवेश पर 7 वर्षों तक 75% स्टेट टैक्स जो है उनमें आपको छूट मिलेगी। कि अगर आप कोई व्यक्ति अगर इस स्कीम राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की अगर कोई इंडस्ट्री स्टेब्लिश करता है तो उसको आने वाले 7 वर्षों तक जो स्टेट टैक्स जो होगा उसका केवल टोटल का 25% ही उसको पे करना, 75% स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको छूट या राहत देगी। नेक्स्ट आपका है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 के अनुसार एमएसएमई के लिए क्या प्रोत्साहन है। अब बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 है उसमें से लगभग मान के चलो कि आपका एक प्रश्न कंफर्म है। तो उसके अनुसार आप अगर देखो तो इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन निकल के आ रहे, तो एक क्वेश्चन आ सकता है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा इसकी। तो इसलिए इससे संबंधित जो भी प्रश्न है एक बार अच्छे से देख लेना। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024-25 के अनुसार एमएसएमई के लिए क्या प्रोत्साहन है। न्यूनतम निवेश की कोई आवश्यकता नहीं, मिनिमम निवेश की कोई आवश्यकता नहीं, ये अगर सही है कि गलत है। 7 वर्षों तक 3 से 6, 7 वर्षों तक 5% ब्याज का अनुदान रहेगा। 10 वर्षों तक 75% एसजीएसटी, जो जीएसटी आपका है गुड्स एंड वैल्यू एडेड टैक्स, उसके दो पार्ट होते हैं। जीएसटी जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं। अगर आप किसी भी बिल को देखो जीएसटी के तो उसमें दो पार्ट मिलेगा, एक सिंगल पार्ट मिलेगा, वो मिलेगा आपको आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक आपको फिर मिलेगा, दो बाइफिकेशन मिलेंगे, एसजीएसटी और एक होगा आपका सीजीएसटी। जो भी टैक्सेशन जो भी होगा उसका 50-50% कंट्रीब्यूशन दोनों में रहेगा। अगर किसी भी प्रोडक्ट में अगर 18% अगर जीएसटी है तो 9% एसजीएसटी में जाएगा और 9% आपका सीजीएसटी में जाएगा। अगर आपको इंटीग्रेटेड जो टैक्स जो लगेगा वो लगेगा अगर आप किसी दूसरे स्टेट से अगर कोई वस्तु अपने स्टेट में परचेज कर रहे हैं। जैसे आप राजस्थान में, और राजस्थान में अगर मान लो आप महाराष्ट्र से कोई वस्तु परचेज कर लो तो वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच का मामला होगा, वहां पे आपके क्या आएगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी जो है वो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एप्लीकेबल। अगर आप एक ही स्टेट के अंदर अगर परचेज कर रहे हो किसी वस्तु को तो वहां पे आपके क्या आएगा, जीएसटी आएगा, जिसके दो पार्ट होंगे, एसजीएसटी और सीजीएसटी। कौन कौन से होंगे, एसजीएसटी मींस कि जो स्टेट का पार्ट होगा वो, यहाँ पे 18% लग रहा है तो उसमें से 9% जो है वो राज्य सरकार का हिस्सा होगा और 9% जो हिस्सा है वो किसका होगा, केंद्र सरकार का हिस्सा होगा। तो यहाँ पे जो 10 वर्षों तक जो 75% जो छूट दी जाएगी वो इस 9% का 75% दी जाएगी, ना कि इस 18% का। तो जो राज्य का जो टैक्स में जो जीएसटी में जो हिस्सा होगा उस हिस्से की छूट है इनको यहाँ पे दी जाएगी। तो न्यूनतम निवेश की आवश्यकता नहीं रहेगी उनको, बिल्कुल सही है। 7 वर्षों तक 5% जो भी इंटरेस्ट रेट उनको अगर लोन लेते हैं उस पर जो लगती है तो उस पर ऊपर आपको 5% जो है वो सब्सिडी दी जाएगी। और आने वाले 10 वर्षों तक, कितने 10 वर्षों तक उसको 75% जो है एसजीएसटी में, जो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स, जो स्टेट जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो होगा, जो राजस्थान का जो जीएसटी में हिस्सा होगा उस पर 75% छूट दी जाएगी, टोटल पे नहीं दी जाएगी। केवल जो राजस्थान का पार्ट होगा उसी के ऊपर उसको जीएसटी में 75% तक की छूट दी जाएगी। तो ये आपके सभी ऑप्शन है वो सही हो गए। किससे रिलेटेड है, एमएसएमई से रिलेटेड, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो है, अगर उस कैटेगरी के अंदर अगर आपको इंडस्ट्री स्टेब्लिश करते हो किसमें, निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 में, तो उसके अंतर्गत आपको उसमें निवेश की कोई सीमा नहीं है, कितने भी निवेश कर सकते हो आप। उसमें 7 वर्ष तक के लिए आपको 5% जो अगर कोई लोन लेते हो तो उसमें सब्सिडी मिलेगी, इंटरेस्ट सब्सिडी, और आने वाले 10 सालों तक उसको एसजीएसटी जो स्टेट गवर्नमेंट का जो जीएसटी में कंट्रीब्यूशन है उस पे 75% आपको छूट मिलेगी। ये आपको बेनिफिट्स राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 में होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के बारे में सत्य कथन। कौन सा, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024। 32 प्रतिभागी देश, 4
इसमें आपका अमाउंट कट गया, आपका लाख करोड़ के निवेश समझौते एमओयू पर हस्ताक्षरित 20,000 से अधिक निवेश उद्योग विशेषज्ञों और सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया था। इसमें 20,000 से अधिक निवेशक उद्योग विशेषज्ञ और सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया था। 32 प्रतिभागी देश थे और इसमें कुछ अमाउंट भी इसमें उसमें कैटेगराइज किया गया था। कितना अमाउंट टोटल हुआ था उसमें, टोटल आपका 35 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव जो है उनके ऊपर समझौते में हस्ताक्षर हुए थे राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में। तो आपके तीनों ऑप्शन जो है वो सही थे। कौन कौन से हैं? 32 प्रतिभागी देश थे, 35 लाख करोड़ के निवेश के समझौते हुए और 20,000 से अधिक जो है वहां पे विशेषज्ञ जो निवेशक औद्योगिक विशेषज्ञ और सरकारी अधिकारी वो सब वहां पे उस राइजिंग समिट में शामिल हुए थे। तो आपके चारों ऑप्शन जो है, तीनों ऑप्शन वो सही है। तो इसमें ध्यान रखना कितने देश थे, 35 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट टोटल एमओयू साइन हुए और 20,000 से ज्यादा लोगों ने वहां पे हिस्सा लिया। नेक्स्ट आपका है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत 25 लाख रुपए तक के ऋण पर कितनी ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है? ब्याज अनुदान या ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है किसने के ऊपर? 25 लाख रुपीस तक। 25 लाख तक का अगर आप लोन ले रहे हो किसके अंतर्गत? लघु उद्योग प्रोत्साहन, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसके अंतर्गत आप अगर इंडस्ट्री स्टेब्लिश करते हो तो उसके अंतर्गत आपको इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिलती है। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज भी है जिसमें आपको कैपिटल सब्सिडी भी दी जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट अपनी तरफ से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम और इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए आपको इंटरेस्ट सब्सिडी और कैपिटल सब्सिडी दोनों तरह की सब्सिडी आपको दी जाती है। अगर कोई भाई अगर मान लो अगर करना चाहते हैं इंडस्ट्री स्टेब्लिश तो उसमें कर सकते हैं। बिल्कुल सही है आपका 33 है, उसमें आपके तीनों ऑप्शन जो है वो सही है। और ये प्रश्न विशेष तौर से आप ध्यान रखना, इनमें से प्रश्न आपको 100% आएंगे। जो न्यू स्कीम्स और डेवलपमेंट की जो चीजें आती है उनसे संबंधित प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो आपको 25 लाख रुपए तक मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, उसमें कितनी प्रतिशत इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाती है? तो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है, उसमें 25 लाख रुपए तक के लिए अगर कोई लोन लेता है तो उसको 8% इंटरेस्ट सब्सिडी है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। अगर किसी लोन पे इंटरेस्ट इनको अगर इस पे 10% लगता है तो 8% स्टेट गवर्नमेंट देगी, 2% आपको अपने पास से भरना है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड रिको की स्थापना कब की गई थी? रिको की स्थापना है वो कब की गई थी? बिल्कुल सही, 1 जनवरी 1980 को की गई थी। 1 जनवरी 1980 को रिको है उसकी स्थापना की गई थी। बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड राजसिको की स्थापना कब की गई थी? राजसिको या राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड जो छोटे स्तर के जो उद्योग है उनको बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसको स्टेब्लिश किया गया था। तो इसकी स्थापना है वो कब की गई थी? राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो राजसिको लघु उद्योग लिमिटेड की स्थापना है वो 1961 में की गई थी। कब की गई थी? 1961 में राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आपका, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान वित्त निगम लिमिटेड है उसकी स्थापना कब की गई थी? आरएफसी, राजस्थान
फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है वो सभी जगह पे 1955 में एस्टेब्लिश किए गए थे कि स्टेट के अंदर आपको इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए और उनके लिए जो फाइनेंशियल समस्याएं जो आ रही है, वित्तीय समस्याएं, उनका हल निकालने के लिए स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई थी। जो 1955 में सभी जगह फाइनेंस कॉर्पोरेशन, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई थी, जो अपने यहाँ पे भी 1955 में एस्टेब्लिश किया गया था। बिल्कुल सही आपका। नेक्स्ट आपका है राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022। हस्तशिल्प नीति 2022 का मुख्य उद्देश्य क्या था? किस उद्देश्य से राजस्थान हस्तशिल्प नीति जो है उसको लेके आए थे? क्या ऑब्जेक्टिव उसके थे, क्या उसका उद्देश्य था हस्तशिल्प नीति 2022? हस्तशिल्प विलुप्त होती परंपरागत हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से जो है हस्तशिल्प नीति 2022 है वो लाई गई थी। नेक्स्ट आपका है युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के तहत अधिकतम कितने रुपए तक के ऋण पर 6% ब्याज अनुदान दिया जाता है? किसके स्कीम में? युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना है, उसमें कितने रुपए तक के ऋण पर आपको 6% है वो इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाती है। इंटरेस्ट सब्सिडी आपको दी जाती है। तो आपको युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 1.5 करोड़ रुपए तक के ऋण पर आपको 6% सब्सिडी दी जाती है। कितने? 1.5 करोड़ रुपए तक के ऋण पर आपको 6% सब्सिडी है वो दी जाती है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का कुल लंबाई कितनी किलोमीटर है? तो दिल्ली से मुंबई के बीच में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बन रहा है, उस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की टोटल लंबाई जो है वो कितनी? वो इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए और जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स जो है उनके मूवमेंट को थोड़ा सा फास्ट हो सके, टाइमली डिलीवर्ड हो सके और वस्तुएं कम से कम या ना के बराबर खराब हो, इस उद्देश्य से दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वो एस्टेब्लिश किया गया है, वो चालू किया गया है। और उसमें से लगभग 38% के आसपास है वो राजस्थान से होकर गुजरता है। जो राजस्थान में भी उसके आसपास में आके निवेश क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र जो है वो विकसित किए जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए होते हैं इंडस्ट्री के लिए, उसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, लैंड चाहिए और रॉ मटेरियल चाहिए। तो इसमें से पहला जो आपका है ट्रांसपोर्टेशन, उसकी फैसिलिटी अगर इसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से मिल रही है तो उसकी वजह से वो क्षेत्र से वो डेवलप किए जा रहे हैं। तो उसका टोटल कॉरिडोर की जो लंबाई है वो कितनी है? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की जो टोटल लंबाई है वो आपकी कितनी है? 1504 किलोमीटर टोटल इसकी लंबाई है। कितनी है? 1504 किलोमीटर टोटल दिल्ली से मुंबई के बीच में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, उसकी लंबाई है। राजस्थान में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का कितना प्रतिशत हिस्सा है? 1504 टोटल उसकी लंबाई है, उसमें से राजस्थान में से कितना किलोमीटर है वो गुजरा, कितना प्रतिशत हिस्सा है वो राजस्थान से होकर गुजर रहा है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का? तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो 1504 किलोमीटर टोटल है उसका 38% हिस्सा है वो राजस्थान से होकर गुजर रहा है। कितना? 38% हिस्सा जो है वो राजस्थान से होकर निकल रहा है। नेक्स्ट आपका है राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम कब अधिसूचित किया गया था? राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम कब जो है अधिसूचित किया गया था? अब ये जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बन रहा है दिल्ली से मुंबई के बीच में, उसी के आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने के उद्देश्य से राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम है वो लागू किया गया था, जारी किया गया था। लेकिन इसको कब जारी किया गया था या कब लागू किया गया था? विशेष अधिनियम क्षेत्र जो है, निवेश अधिनियम क्षेत्र जो है वो कब लागू किया गया था? तो वो 2016 में किया गया था, जिसमें आपके कुछ निवेश क्षेत्रों को विकसित करने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया था। राजस्थान में पहले विशेष निवेश क्षेत्र
के रूप में किससे घोषित किया गया था? अब जो विशेष क्षेत्र जो अधिनियम पारित हुआ था, विशेष निवेश क्षेत्र जो आपके अधिनियम पारित हुआ था, उसके अंतर्गत पहला क्षेत्र कौन सा है? जो सबसे पहला क्षेत्र जो इस कैटेगरी में डेवलप किया गया था वो कौन सा है? तो वो जो आपका है वो कौन सा है? वो आपका है भिवाड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप, जो बीआईटी, भिवाड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप जो है वो सबसे पहले इसके अंतर्गत विकसित की गई। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान में रखना, भिवाड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप, खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराना निवेश क्षेत्र, ये दो आपके क्या है? निवेश क्षेत्र है। इसमें दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के आसपास विकसित किए जाने वाले। और जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? ये औद्योगिक क्षेत्र है। ये दो निवेश क्षेत्र आपके खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराना और भिवाड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप निवेश क्षेत्र है। जोधपुर पाली मारवाड़ जो है वो औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। और ये दो जो है वो निवेश क्षेत्र के तौर पर विकसित किए जा रहे हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, निवेश क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र का जो डिफरेंस है उसके आधार पर। तो ये विशेष ध्यान रखना कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के आसपास जो विकसित किया जा रहा है उसमें जो विशेष निवेश क्षेत्र जो है भिवाड़ी और उसके आसपास का एरिया वाला, जोधपुर पाली के आसपास वाला जो एरिया वो औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। नेक्स्ट आपका है वर्ष 2024-25 में राजस्थान में विनिर्माण क्षेत्र के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कितना था? किसके आधार पर पूछा है? विनिर्माण क्षेत्र का जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट्स इंडेक्शन जो है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, वो 2024-25 में किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कितना रहा? जो हर साल उसको मापने के लिए उत्पादन सूचकांक निकाले जाते हैं, जैसे उपभोक्ता सूचकांक होते हैं, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक होते हैं, रिटेल के लिए उपभोक्ता और थोक सूचकांक जो होते हैं उत्पादन सूचकांक, उसके आधार पर आपका औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में विनिर्माण क्षेत्र का कितना था स्कोर? विनिर्माण क्षेत्र का स्कोर आपका कितना था? तो विनिर्माण सेक्टर का कितना था? 180.47 जो है वो आपका विनिर्माण सेक्टर का उत्पादन सूचकांक था। किसका? विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। नेक्स्ट आपका है राजस्थान द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कौन सी प्रमुख पहल की गई थी? निर्यात को प्रोत्साहन या बढ़ावा देने के लिए, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कौन सी स्कीम या कौन सी पहल की गई थी? निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल की गई थी? आपके राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन परिषद है, उनकी स्थापना की गई थी। किसको? निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, उनको प्रमोशन करने के लिए। वर्ष 2023-24 में राजस्थान में निर्यात किए गए निम्न उत्पादों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए कि सबसे ज्यादा निर्यात किस क्षेत्र का था आपके? घटते हुए क्रम में आपको इनको व्यवस्थित करना है कि सबसे ज्यादा निर्यात है वो किसका था, उसके बाद में उससे कम, फिर उससे कम और फिर उससे कम। तो सबसे ज्यादा निर्यात आपको था वो किसका था? इंजीनियरिंग उत्पाद का। किसका? इंजीनियरिंग उत्पाद का सबसे ज्यादा था। उसके बाद में आपका रत्न एवं आभूषण, उसके बाद में आपका लोहा एवं धातुएं और फिर उसके बाद में कपड़ा। तो आपका 4213 है वो आपके घटते हुए क्रम में निर्यात का सही क्रम है, घटते हुए क्रम में निर्यात का सही क्रम है। वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत कितना ऋण राशि वितरित की गई? जो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना जो है उसके अंतर्गत 24-25 जो है उसमें कितनी राशि आपको टोटल इस स्कीम के अंतर्गत वितरित या बांटी गई? कितनी राशि है वो इस पर्टिकुलर स्कीम के अंतर्गत वितरित की गई? कितनी राशि वितरित की गई थी? 1103.51 करोड़ रुपए जो है वो राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना उसके अंतर्गत लोगों को दी गई। 1103.51 करोड़ रुपए जो है वो राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत लोगों को दिए गए। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में कितनी राशि तक ऋण मिलता है? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना जो है आपकी, इसमें कितनी राशि तक का लोन आप ले सकते हो? कितना लोन आपको इसमें
मिलता है, कितने लोन के लिए आप एलिजिबल हो। तो इसमें आपको 10 करोड़ रुपए तक का ऋण मिलता है, जिसमें आपको सब्सिडी भी मिलती है, अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग सब्सिडीज है, लेकिन आप टोटल जो है वो 10 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हो। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? वर्ष 2024-25 में दिसंबर 24 तक 3,616 उद्यमियों को ऋण वितरित किया गया। वर्ष 2024-25 में दिसंबर 24 तक 1,103.51 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया। वर्ष 2024-25 में दिसंबर 2024 तक 172.92 करोड़ का ब्याज अनुदान दिया गया। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत 10 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आपके इसमें 4 क्वेश्चंस जो है वो बन रहे हैं, 4 प्रश्न इसमें से बन रहे हैं। पहला पॉइंट जो है आपका, वर्ष 2024-25 में दिसंबर 24 तक 3,616 उद्यमियों को ऋण वितरित किया गया, बिल्कुल सही है। वर्ष 2000 दिसंबर 24 तक 1,103.31 करोड़ का ऋण वितरित किया गया, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। वर्ष 2024-25 में दिसंबर 24 तक 172.92 करोड़ का ब्याज अनुदान दिया गया, ये भी सही है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत 10 करोड़ रुपए तक का ऋण मिलता है, ये भी आपका सही है। तो चारों स्टेटमेंट आपके सही है कि लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना जो है उसमें 3,616 लोगों को 1,103.51 करोड़ रुपए देते हुए 172.92 करोड़ की सब्सिडी दी, और अधिकतम आप उसको 10 करोड़ रुपए तक का ऋण आपको इसमें अवेलेबल है। तो आपके चारों ऑप्शन जो है वो सही है, 1 2 3 चारों ऑप्शन जो है वो आपके सही है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में। किसके आधार पे? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, उसके संदर्भ में आपको ऋण राशि दी गई और उसके ऊपर ब्याज अनुदान कितना है वो पूछा गया है। ऋण राशि और उससे संबंधित इंटरेस्ट सब्सिडी जो दी जाती है उससे संबंधित है आपको। तो कौन से पे कितने प्रतिशत सब्सिडी आपको दी जाती है? तो 25 लाख रुपए तक टोटल आपको 10 करोड़ रुपए तक का ऋण इसमें अवेलेबल है। 25 लाख रुपए पे आपको 8% सब्सिडी है, 5 करोड़ पे 6% सब्सिडी और 10 करोड़ पे आपको 3% सब्सिडी है। याद रखना कि किस अमाउंट पे कितनी सब्सिडी है। तो 25 लाख पे 8%, 5 करोड़ पे 6% और 10 करोड़ पे 5% आपको सब्सिडी या अनुदान दिया जाता है। तो इसमें आपका 1 2 3 तीनों ऑप्शन आपके सही है। नेक्स्ट आपका है, एमएसएमई उद्यम पंजीकरण पोर्टल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? एमएसएमई उद्यम पंजीकरण पोर्टल, जो उद्योग रजिस्ट्रेशन जो होता है, उद्यम रजिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, उसके पंजीकरण के लिए जो स्पेशल एमएसएमई इंडस्ट्रीज के लिए, अगर किसी एमएसएमई इंडस्ट्रीज को अगर एस्टेब्लिश करना है तो आप उद्यम रजिस्ट्रेशन करके और वहां के लोकल गवर्नमेंट की जो फॉर्मेलिटीज है उसको कंप्लीट करके आप इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए और उनका सरलीकरण करने के लिए एमएसएमई उद्यम पोर्टल लॉन्च किया गया था, जिसपे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और उसमें रजिस्ट्रेशन के आधार पे आप कहीं पे भी लोन के लिए अप्लाई करते हो तो भी उसमें हेल्प मिलती है, और वो आधार कार्ड के आधार पे आप उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो प्रोप्राइटरशिप फर्म के डॉक्यूमेंट्स के आधार पे आप उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और पार्टनरशिप फर्म और प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो आप अपने आधार कार्ड से और पैन कार्ड से उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो इजीली, कोई भी व्यक्ति उसमें कर सकता है। अब उसमें पंजीकरण पोर्टल के संदर्भ में जो स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? वर्ष 2024-25 में दिसंबर 24 तक कुल 4,07,381 औद्योगिक इकाइयां पंजीकृत की गई। वर्ष 2024-25 में दिसंबर 24 तक 8,709.65 करोड़ का निवेश हुआ। एमएसएमई उद्यम पंजीकरण पोर्टल 1 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया। वर्ष 2024-25 में दिसंबर 24 तक 23,08,737 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार की संभावनाएं इस पोर्टल के आधार पर रजिस्ट्रेशन हुआ, उसके आधार पे थी। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? ऑप्शन ये आपके पास में, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? तो यहाँ पे देखते हैं अपन कौन सा स्टेटमेंट अपना सही है।
वर्ष 2024-25 में दिसंबर तक कुल 4,07,381 औद्योगिक इकाइयां पंजीकृत हुई, बिल्कुल सही है। 24-25 में दिसंबर तक 8,709.65 करोड़ का निवेश हुआ, एज पर पोर्टल के डाटा के अनुसार। पोर्टल पे जो डाटा एंट्री की गई थी उसके अनुसार निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, बिल्कुल सही है। एमएसएमई उद्यम पंजीकरण पोर्टल का 1 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था, बिल्कुल सही है। वर्ष 2024-25 में दिसंबर 24 तक 23,08,737 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार की पॉसिबिलिटी है, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। तो आपके चारों स्टेटमेंट है वो सही है, 1 2 3 चारों स्टेटमेंट आपके सही है एमएसएमई उद्यम पंजीकरण पोर्टल के अनुसार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना में कितनी राशि तक ऋण मिलता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना जो राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, उसमें कितनी राशि तक का लोन है वो आप इस स्कीम के अंतर्गत ले सकते हो। इसमें आप 10 करोड़ रुपए तक का ऋण आपको मिल सकता है। कितना? 10 करोड़ रुपए तक का ऋण है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी प्रोत्साहन योजना में ले सकते हो आप। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में ऋण राशि और ब्याज अनुदान। कितना टोटल आपको 10 करोड़ रुपए तक का लोन मिलता है। कितना मिलता है? 10 करोड़ रुपए तक का आपको लोन टोटल मिलता है इसमें, 10 करोड़ तक का। अब इसमें कितने ऋण पर कितने प्रतिशत सब्सिडी आपको दी जाती है, कितने प्रतिशत ऋण पर कितनी सब्सिडी दी जाती है, वो आपको इसमें आपको है वो सुमेलित करना है। 25 लाख रुपए तक 8%, 25 लाख से 5 करोड़ तक 6% और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक 5% सब्सिडी दी जाती है। तीन ऑप्शन कौन सा है? 1 के साथ में 1, 2 के साथ में 2 और 3 के साथ में 3। तो 1 2 3 आपका ये ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसमें याद रखना 25 लाख तक 8%, 25 लाख से 5 करोड़ तक में 6% और 5 करोड़ से 10 करोड़ में 5% है वो ब्याज अनुदान दिया जाता है। किसके तहत? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना जो है उसमें आपको इंटरेस्ट सब्सिडी ब्याज अनुदान जो दिया जाता है। जो आप लोन लोगे इस स्कीम के तहत तो उसके इंटरेस्ट जो आएगा उस इंटरेस्ट पे आपको छूट मिलेगी। नेक्स्ट आपका है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? वर्ष 2024-25 में दिसंबर 24 तक 503 लाभार्थियों को ऋण वितरित किया गया। वर्ष 2024-25 में दिसंबर 24 तक 131.49 करोड़ का ऋण वितरित किया गया। वर्ष 24-25 में दिसंबर 24 तक 6.17 करोड़ का ब्याज अनुदान दिया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत 10 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उद्यम दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में 24-25 में दिसंबर 24 तक 503 लाभार्थियों को ऋण वितरित किया गया, बिल्कुल सही है। दिसंबर 24-25 वर्ष 24-25 में दिसंबर 24-25 तक 131.49 करोड़ का ऋण वितरित किया गया, बिल्कुल सही है। 24-25 में दिसंबर 24 तक 6.17 करोड़ की का ब्याज अनुदान या सब्सिडी दी गई, बिल्कुल सही है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत 10 करोड़ रुपए तक का लोन मिलता है, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। तो चारों स्टेटमेंट आपके सही है, चारों के चारों स्टेटमेंट आपके सही है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका? 1 2 3 4। नेक्स्ट आपका है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना वर्ष 2024-25 में दिसंबर 24 तक 287 लाभार्थियों को ऋण वितरित किया गया। वर्ष 2024-25 में दिसंबर 2024 तक 74.56 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया। वर्ष 2024-25 में दिसंबर 24 तक 122.75 लाख का ब्याज अनुदान दिया गया। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के तहत 1 करोड़ तक का ऋण प्रदान किया जाता है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिसमें आपके सभी एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड सारे ऑप्शंस इसमें आपको मिल जाएंगे।
इनसे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा के देवे तो आप उसमें आसानी से कर सकते हो। तो वर्ष 2024-25 में दिसंबर 24 तक 287 लाभार्थियों को ऋण दिया गया। दिसंबर 24 तक 74.56 करोड़ का ऋण वितरित किया गया। 24-25 में दिसंबर 24 तक 122.75 लाख का ब्याज अनुदान दिया गया और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के तहत 1 करोड़ तक का ऋण आपको मिलता है। तो आपका पहला स्टेटमेंट, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों स्टेटमेंट जो है वो आपके सही है। 1 2 3 4 आपका ऑप्शन सही हो गया, चारों ऑप्शन जो है आपके सही है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना में 25 लाख तक की राशि के ऊपर ऋण पर कितना प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाता है? इस पे 25 लाख रुपए तक की राशि पर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, जिसमें आप 18 से 30 साल तक का इसमें एलिजिबल रहेगा युवा उद्यमी प्रोत्साहन, क्योंकि युवा शब्द इसमें जोड़ा गया तो ऋण पर अनुदान मिलता है। कितने? 25 लाख रुपए तक के ऋण पर आपको कितना प्रतिशत है वो सब्सिडी दी जाती है। तो 25 लाख तक के ब्याज पर आपको युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सब्सिडी हो कितनी दी जाती है? 8% सब्सिडी दी जाती है। नेक्स्ट आपका राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 के तहत वर्ष 2027 तक रोजगार सृजन का लक्ष्य कितना है? कि जो आपकी राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना जो है, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम जो है, उस स्कीम 2022 में शुरू की गई थी। उस स्कीम के तहत आपको 2027 तक के लिए कितने एम्प्लॉयमेंट या रोजगार की संभावना का या रोजगार सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है? किसमें? राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2022 में 27 तक के लिए रोजगार का लक्ष्य है वो क्या रखा गया है? तो निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 के तहत 2027 तक 10 लाख के रोजगार का लक्ष्य रखा गया कि इस स्कीम के तहत अपन 10 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करेंगे। नेक्स्ट आपका राजस्थान में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए गए? जो फुल्ली ऑक्यूपाइड या फुल्ली स्टेब्लिश और जो ऑपरेशन वाले जो है वो कितने से क्षेत्र है? तो फुल्ली जो ऑपरेशन क्षेत्र है वो आपके 3 से क्षेत्र है वो वर्किंग है। से क्षेत्र जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन या विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वो निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टेब्लिश किए जा रहे हैं, जिसमें आपको विशेष सुविधाएं दी जाती है। स्पेशल सुविधाएं, विशेष सुविधाएं उस क्षेत्र के लिए दी जाती है कि अगर इस सेज के अंतर्गत कोई अगर इंडस्ट्री स्टेब्लिश करता है, उसका पहला उद्देश्य कि 100% उसका निर्यात किया जाएगा। सभी प्रोडक्ट्स निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 100% उसका निर्यात किया जाएगा। उसमें आपको टैक्सेशन के लिए छूट मिलेगी, उसके अलावा आपको इनकम टैक्स में छूट मिलेगी, इनडायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्ट टैक्सेस दोनों में छूट मिलेगी आपको। इसके अलावा आपको जो भी ऋण आप या लोन वहां पे लेते हो उसमें स्पेशल छूट आपको रहेगी। इसके अलावा वहां पे डायरेक्ट एफडीआई इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आल्सो भी 100% वो है, वो आपको अलाउ है। इसमें एफडीआई जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो 100% इसमें सेज के अंदर एस्टेब्लिश इंडस्ट्री में डायरेक्ट रूट से अलाउ है आपको, जिसमें किसी की भी परमिशन की जरूरत नहीं है। इस तरह से विशेष सुविधाएं जो दी जाती है वो उसके आधार पे, और इसको 2025 में विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम लागू किया गया था जो चाइना से लिया गया था, जहां पे निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुछ स्पेशल एरियाज विकसित किए जा रहे हैं, जहां से पूरा का पूरा 100% है वो आपको एक्सपोर्ट किया जाएगा। और राजस्थान में अभी तक फुल प्रॉपर्ली सेटअप 3 जो है वो विशेष आर्थिक क्षेत्र या सेज है। राजस्थान किस खनिज का भारत में एकमात्र उत्पादक है? तो अपने यहाँ पे किसी कहीं पे होता ही नहीं इसका उत्पादन, राजस्थान के अलावा कहीं पे उत्पादन होता ही नहीं है। कहीं पे तो अपना पहला नंबर आता है। विशेष किस खनिज का उत्पादन का एकमात्र उत्पादक देश है? एकमात्र उत्पादक राज्य जो है वो राजस्थान है। कौन से खनिज का? तो सीसा और जस्ता जो है वो राजस्थान के अलावा कहीं नहीं मिलते। वर्ष 2023-24 में राजस्थान से कितना निर्यात किया गया?
अपने यहाँ से राजस्थान से 24-25 में टोटल निर्यात की वैल्यू कितनी थी? 24-25 में राजस्थान से टोटल कितना निर्यात किया गया था? 83,704.24 करोड़ रुपए का निर्यात राजस्थान से किया गया था 23-24 में, जिसमें सबसे ज्यादा जो है वो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स का था और सेकंड जो पोजीशन थी वो आपके रत्न या आभूषण जो है उनका निर्यात किया गया था। नेक्स्ट आपका है वर्ष 2023-24 में राजस्थान के निर्यात में सबसे अधिक निर्यात मूल्य किस वस्तु का था? तो सबसे ज्यादा निर्यात मूल्य आपका किसका था? रत्न व आभूषण का। राजस्थान में एक जिला एक उत्पाद योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाली जो स्कीम है उसका क्या उद्देश्य था? किस उद्देश्य से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम जो है वो राजस्थान के द्वारा लॉन्च की गई थी? तो उसमें प्रत्येक जिले से निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान और उन्हें बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक जिला एक उत्पादन योजना है वो शुरू की गई थी। ये हर जिले से निर्यात को बढ़ा सकते हैं, इसलिए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट उस एरिया से डेवलप किया जाएगा, उसको बढ़ावा दिया जाएगा ताकि वहां से निर्यात की संभावना है वो बढ़ाई जा सके। वर्ष 2024-25 में रिको द्वारा कितने औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया गया? किसमें 2024-25 में रिको द्वारा कितने एरिया है वो डेवलप किए गए? कितने एरिया जो है वो रिको द्वारा डेवलप किए गए 2024 के अंतर्गत? क्योंकि रिको जो है वो अपने यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र को डेवलप करने के लिए, लैंड मुहैया करवाने के लिए, ऋण सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए और इसके साथ साथ में अगर कोई कानूनी बाधाएं जो अगर इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट में आती है तो उनको भी दूर करने में हेल्प करता है। तो एक तरह से ये इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए सभी तरीके से कार्य करता है और मेन जो कार्य है वो लैंड डेवलप करके देना। लैंड जो प्रोवाइड करवाई जाती है इंडस्ट्री के द्वारा वो रिको के द्वारा ही वो विशेष क्षेत्र है वो डेवलप किए जाते हैं रिको के द्वारा। रिको के द्वारा टोटल 5 क्षेत्र जो है वो 2024-25 में डेवलप किए गए। 5 औद्योगिक क्षेत्र है वो रिको के द्वारा 2024-25 में डेवलप किए गए। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? वर्ष 2024-25 में रिको द्वारा 5 औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया गया। वर्ष 2024-25 में रिको ने औद्योगिक क्षेत्रों पर 309.52 करोड़ रुपए व्यय किए। वर्ष 2024-25 में रिको द्वारा 1120.74 करोड़ की वसूली की गई। पुराने जो लोन दिए गए थे उन पे वसूली की गई। कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है? वर्ष 2024-25 में रिको द्वारा 5 औद्योगिक क्षेत्र डेवलप किए गए तो बिल्कुल सही है। वर्ष 2024-25 में रिको ने औद्योगिक क्षेत्रों पर 309.52 करोड़ रुपए खर्च किए, बिल्कुल सही है। रिको द्वारा 1120.74 करोड़ रुपए की वसूली की गई कब पे? 2024-25 में, ये भी सही है। तो आपके तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, तीनों स्टेटमेंट आपके सही है। नेक्स्ट आपका है राजस्थान के किस जिले से एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत सिंथेटिक यार्न और फैब्रिक के उत्पादन के लिए पहचान की गई है? कौन सा जिला है जहां से सिंथेटिक यार्न और फैब्रिक के तौर पे एक डिस्ट्रिक्ट के उत्पादन के रूप में पहचान की गई है? एक जिला एक उत्पाद स्कीम के तहत, तो वह किसके लिए? बांसवाड़ा से की गई। कहां से? बांसवाड़ा के लिए। नेक्स्ट है आपका राजस्थान के किस जिले से एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत मकराना मार्बल एंड ग्रेनाइट के उत्पादन के लिए पहचाना गया? कौन सा जिला है जो मकराना मार्बल एंड ग्रेनाइट के लिए एक जिला एक उत्पाद के तौर पे पहचाना गया? तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? डीडवाना कुचामन जो नया डिस्ट्रिक्ट बना है, पहले नागौर का पार्ट था। किसका था? नागौर का पार्ट था, अभी डीडवाना कुचामन नया डिस्ट्रिक्ट हो गया। उसके तहत उसमें मकराना मार्बल एंड ग्रेनाइट के उत्पादन के लिए एक जिला एक उत्पाद के तौर पे पहचाना गया है। नेक्स्ट आपका है राजस्थान खनिज नीति 2024 के संदर्भ में सत्य कथन है। कौन सी? राजस्थान खनिज नीति 2024। खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना व निवेश आकर्षित करना। उद्देश्य क्या था? खनिज आधारित इंडस्ट्री जो है उसको बढ़ावा देना और उसमें नया निवेश आकर्षित करना। 2047 तक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से 1 करोड़ रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। शून्य अपशिष्ट एवं पर्यावरण अनुकूल तकनीकी लागू करना कि कम से कम अपशिष्ट हो और उसके साथ साथ में जो टेक्निक है वो पर्यावरण के अनुकूल हो।
खनन रिहाई क्षेत्र को 2047 तक राज्य की कुल भूमि के 2% तक बढ़ाना। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका 2000 खनन नीति 2024 के आधार पे सत्य है? तो पहला कौन सा? खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से, बिल्कुल सही है। 2047 तक 1 करोड़ रोजगार उपलब्ध करवाना, बिल्कुल सही है। शून्य अपशिष्ट पर्यावरण अनुकूल तकनीकी अपनाना, बिल्कुल सही है। खनन रियायत क्षेत्र 2047 तक, मतलब जो खनन के रियायत के लिए जो क्षेत्र स्पेशल क्षेत्र बनाया जा रहा है वो राजस्थान की कुल भूमि का 2% तक पहुंचाना 2047 तक। तो आपके चारों स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट आपका राजस्थान एमसेड नीति 2024 के संदर्भ में सत्य कथन। एमसेड मींस की जो आपके जो बजरी की उपलब्धता है वो कम होने के कारण उसके ऊपर निर्भरता को कम करके इस टेक्निक से नई आपको वो एक तरह से बजरी के जो समतुल्य जो है वो वस्तु बनाकर देना, ताकि बजरी की जगह इसका आप उपयोग कर सकते हो। एमसेड के उत्पादन एवं उपयोग को प्रोत्साहित करना, 10 वर्षों तक 75% राज्य करों में छूट, 7 वर्षों तक बिजली शुल्क में 100% छूट और स्टाम्प शुल्क में 75% तक की छूट। राजस्थान एमसेड नीति 2024, जिसमें आपकी जो बजरी की जगह अल्टरनेट, बजरी का एक अल्टरनेट ढूंढा गया है। जो आप मकान बनाने के लिए जो बजरी की आवश्यकता होती है तो उसमें बजरी की जगह इस एमसेड के द्वारा, एमसेड का जो है वो यूज कर सकते हो आप। जो एमसेड जो पॉलिसी आपकी 2024 है उसमें सेड के उत्पादन एवं उपयोग को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही। 10 वर्षों तक 75% राज्य करों में छूट मिलेगी, किसमें? स्टेट करों में छूट मिलेगी आपको। 7 वर्षों तक बिजली का जो शुल्क लगता है, जो शुल्क फिक्स शुल्क जो फीस होती है उसमें छूट, और स्टैम्प शुल्क जो भी लगेगा उसमें 75% तक आपको छूट मिलेगी। तो चारों ऑप्शन आपके सही है। एमसेड नीति 2024। दिसंबर 24 तक राजस्थान राज्य खनिज एवं खनिज निगम लिमिटेड का सकल राजस्व में कितना योगदान था? आपका राजस्थान राज्य खनिज निगम लिमिटेड जो है उसका योगदान कितना था सकल राजस्व में? सकल राजस्व में कितना योगदान था दिसंबर 24 तक? $2125.46 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन या योगदान जो है सकल राजस्व में वो खनिज निगम लिमिटेड का था दिसंबर 24 तक। दिसंबर 24 तक राजस्थान राज्य खनिज और खनिज निगम लिमिटेड द्वारा राजकोष में योगदान दिया गया, जो मतलब एक तरह से प्रॉफिट के तौर पे जो हिस्सा था वो कितना था? प्रॉफिट में या प्रॉफिट द्वारा राजकोष में कितना योगदान दिया गया वो 221.42 करोड़। टोटल राजस्व था वो कितना था आपका? 2125.46 करोड़, उसमें से उसका रेवेन्यू था, और ये है आपका इसका प्रॉफिट जो है 221.42 करोड़ रुपए उसका प्रॉफिट था। वर्ष 2024-25 में आरएसएमएल द्वारा सीएसआर में गतिविधियों पर कुल कितना खर्च किया गया? जो कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड जो खर्च किया जाता है उसमें के तहत टोटल जो है राजस्थान खनिज निगम लिमिटेड के द्वारा कितना खर्च किया गया? तो 2.56 करोड़ रुपए राजस्थान निगम लिमिटेड खनिज निगम लिमिटेड द्वारा सीएसआर के एक्टिविटीज पे खर्च किया गया था। निम्नलिखित उत्पादों को उनके जिले एक उत्पाद योजना के तहत मिलाए। कौन से जिले का कौन सा उत्पाद है? बीकानेर, अलवर ऑटोमोबाइल के लिए है, बालोतरा बीकानेर नमकीन के लिए, बीकानेर नमकीन है उत्पाद के लिए, बालोतरा और अनूपगढ़ आपके कपास के लिए, और बालोतरा जो रहेगा वो आपके रह जाएगा इसके लिए वस्त्र के लिए। तीन, दो, एक, 4, ये हो गया आपका अनूपगढ़ कपास की गांठें। नेक्स्ट आपका राजस्थान रिफाइनरी परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है? राजस्थान रिफाइनरी परियोजना है उसकी अनुमानित जो लागत टोटल है, जो एचपीसीएल के साथ में, किसके साथ में? एचपीसीएल के साथ में राजस्थान सरकार का जॉइंट वेंचर जो है राजस्थान रिफाइनरी परियोजना,
उसकी टोटल लागत जो है वो 72,937 करोड़ रुपए अनुमानित है कि टोटल खर्चा इतना होगा, जिसमें से 74% पार्टनरशिप एचपीसीएल की है। और राजस्थान गवर्नमेंट जो है, राजस्थान गवर्नमेंट का जो हिस्सा है वो कितना है, 26%। दिसंबर 24 तक केन इंडिया लिमिटेड द्वारा बाड़मेर सांचौर बेसिन से कितना कच्चा तेल जो है उत्पादित किया गया था? कहां से? जो बाड़मेर सांचौर बेसिन जो है वहां से दिसंबर 24 तक टोटल कितना कच्चा तेल जो है वो केन इंडिया द्वारा उत्पादित किया गया? केन इंडिया द्वारा कितना तेल जो है वो बाड़मेर सांचौर बेसिन से उत्पादित किया गया? तो टोटल आपका जो है वो 26.36 लाख मेट्रिक टन जो है वो केन इंडिया द्वारा बाड़मेर सांचौर बेसिन से उत्पादित किया गया जी, 26.36 लाख करोड़। नेक्स्ट आपका है दिसंबर 24 तक राजस्थान के पेट्रोलियम क्षेत्र से कुल कितना राजस्व अर्जित किया गया? जो पेट्रोलियम सेक्टर जो आपका है वहां से टोटल राजस्थान के लिए कितना राजस्व जो है वो अर्जित किया गया? कितना राजस्व टोटल अर्जित किया गया पेट्रोलियम क्षेत्र से? कीजिए, आंसर कीजिए। $2,078.21 करोड़ रुपए जो आपका है वो टोटल राजस्व जो है वो अर्जित किया गया था पेट्रोलियम सेक्टर से। इससे पेट्रोलियम सेक्टर से 2,078.21 लाख करोड़ रुपए 21 करोड़ रुपए है वो राजस्व अर्जित किया गया। निम्नलिखित निर्यात उत्पादों को राजस्थान के कुल निर्यात में उनके योगदान से सम्मिलित कीजिए। किस क्षेत्र का कितना योगदान था? सबसे ज्यादा किसका? इंजीनियरिंग उत्पाद 16,521.51, रत्न आभूषण 11,183.23, वस्त्र 8,819.58 करोड़ और कृषि और खाद्य उत्पाद के लिए 6,486.78 करोड़ रुपए का उत्पाद है वो है। तो टोटल आपका कौन सा हो गया? इंजीनियरिंग उत्पाद के लिए 16,592.51 करोड़ रुपए, रत्न आभूषण 11,183.23 करोड़, वस्त्र आपका 8,819.58 करोड़ और कृषि एवं खाद्य उत्पाद जो है वो 6,486.78 करोड़। तो आपका 1 2 3 4 जो है वो आपका सही हो गया। 1 2 3 4 बिल्कुल सही। निम्नलिखित औद्योगिक क्षेत्रों को उनके जिलों के साथ सम्मिलित कीजिए। औद्योगिक क्षेत्र और उससे संबंधित जिला। जापानी जोन, महिंद्रा टेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क, एकीकृत संसाधन पुनर्प्राप्ति पार्क और खेल के सामान और खिलौनों का जोन। जापानी जोन कहां पे है आपका? अलवर में। उसके बाद में टेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क जो है वो आपका कहां पे है? जोधपुर में। और एकीकृत संसाधन पुनर्प्राप्ति पार्क जो आपका है वो कहां पे है? जयपुर में। और खेल के सामान और खिलौने का जोन जो है वो आपका कहां पे है? भिवाड़ी में। ये आपका ऑप्शन होगा। बिल्कुल सही रुक्मणी देवी। 4 1 2 3 आपका सही ऑप्शन है कि जापानी जोन अलवर में, टेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क जोधपुर, एकीकृत संसाधन पुनः प्राप्ति पार्क जयपुर और खेल के सामान और खिलौनों का जोन जो है भिवाड़ी। निम्नलिखित गतिविधियों को उनके संबंधित विभाग या एजेंसी के साथ सम्मिलित कीजिए। गतिविधियां और विभाग या एजेंसी कौन सी? राजस्थान एमएसएमई अधिनियम, राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन परिषद, निवेश संवर्धन ब्यूरो और रिको के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कौन सी से संबंधित है? तो राजस्थान एमएसएमई अधिनियम किससे संबंधित है? एमएसएमई विभाग किससे संबंधित? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन परिषद किससे? राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम।
निवेश संवर्धन ब्यूरो उद्योग और वाणिज्य विभाग द्वारा, और रिको का है रिको के साथ में। तो ये आपका क्या हो गया 2, 1, 4 एंड 3, 2, 4, 1 एंड 3, 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया, बिल्कुल सही। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, नहीं हो तो आप कोर्स जो है आर्थिक समीक्षा 700 प्लस एमसीक्यू कोर्स जो है मैया पाठशाला पे, उसके अंतर्गत आपको टेस्ट सीरीज भी, पीडीएफ भी और इसका वीडियो भी आपको उसमें भी मिल जाएगा आपको। निम्नलिखित इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को उनके संबंधित स्थानों के साथ मिलाइए। कौन सी योजना और कौन सा क्षेत्रीय स्थान है? ये जो आपका जो है वो निवेश क्षेत्र और से संबंधित है। खुसखेड़ा भीमवाड़ी नीमराणा निवेश क्षेत्र जो आपका दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है उस कॉरिडोर के तहत विकसित किया जा रहा है। खुसखेड़ा भीमवाड़ी नीमराणा निवेश क्षेत्र के तौर, किसके आधार पे? निवेश क्षेत्र के आधार पे। जोधपुर पाली मारवाड़ जो औद्योगिक क्षेत्र है वो औद्योगिक क्षेत्र पे आधार पे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत ही विकसित किया जा रहा है। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी सीएच और नीमराणा में जापानी जोन। तो खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा निवेश क्षेत्र अलवर, जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र पाली, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी से जयपुर में और नीमराणा में जापानी जोन अलवर। 1, 2, 3, 4 जो है वो आपका सही ऑप्शन हो गया कि स्कीम कौन सी? खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा क्षेत्र कौन से एरिया में? अलवर में। जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र कहां पे? पाली में। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी कहां पे? जयपुर में। और नीमराणा में जापानी जोन कहां पे है? अलवर में आपका। तो 1, 2, 3, 4 आपका ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित खनिजों को राजस्थान में उनके प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। खनिज और कौन से स्थान में सबसे ज्यादा या सबसे ज्यादा इसमें अवेलेबल या सबसे ज्यादा उपलब्ध है? टंगस्टन, चांदी, जिप्सम और वोलास्टोनाइट। टंगस्टन सबसे ज्यादा कहां पे है? डेगाना में। चांदी आपके उदयपुर में, जिप्सम जैसलमेर में, वोलास्टोनाइट आपके नागौर में। 1, 2, 3, 4 आपका ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट आपका है राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? जो राजस्थान रिफाइनरी है वो जॉइंट वेंचर है एचपीसीएल के साथ में। किसके साथ में? एचपीसीएल के साथ में संयुक्त साझेदारी उपक्रम है। और उसमें एचपीसीएल और राजस्थान गवर्नमेंट दोनों की हिस्सेदारी करके नया वेंचर बनाया गया राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, राजस्थान गवर्नमेंट। अब एचपीसीएल की हिस्सेदारी कितनी है इसमें? 74% और राजस्थान गवर्नमेंट की हिस्सेदारी कितनी है? 26%। तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? पहला ऑप्शन जो है वो सही हो गया, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आपका है राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका इसमें सही है? राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड में राजस्थान की हिस्सेदारी 26% है। परियोजना की संशोधित लागत 72,937 करोड़ रुपए। परियोजना एचपीसीएल के साथ संयुक्त उद्यम या उपक्रम है। दिसंबर 24 तक 71,509 करोड़ के कार्य आदेश जारी किए गए। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के बारे में सत्य है? तो पहला आपका राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड में राजस्थान की हिस्सेदारी 26% है, सही है। परियोजना की संशोधित लागत जो आपकी 72,937 करोड़ रुपए, बिल्कुल सही है। और परियोजना जो है वो एचपीसीएल के साथ में जॉइंट वेंचर है, बिल्कुल सही है। और अभी तक 71,509 करोड़ रुपए तक के कार्य आदेश जारी किए जा चुके हैं, ये भी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आपके चारों ऑप्शन 1, 2, 3, 4 जो है वो सही है, चारों के चारों ऑप्शन आपके सही है, तो बिल्कुल सही है आपका आंसर। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित निवेश क्षेत्रों को उनकी विशेषताओं के आधार पर मिलाइए। निवेश क्षेत्र और उसकी विशेषताएं क्या है? नीमराणा जापानी जोन, बोरानाडा मेडिकल डिवाइसेस पार्क, एकीकृत संसाधन पुनः प्राप्ति पार्क और एग्रो फूड पार्क्स। अब नीमराणा जापानी जोन जो है उसकी विशेषता क्या है? जापानी निवेश और उद्योगों को आकर्षित करना। किसके लिए? नीमराणा जापानी जोन। बोरानाडा मेडिकल डिवाइसेस पार्क क्या है? वो जो है वो है आपका जोधपुर में स्थित चिकित्सा उपकरणों को बढ़ावा देना। एकीकृत संसाधन पुनः प्राप्ति पार्क
पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान देना। और एग्रो फूड्स पार्क आपका क्या हो गया, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि आधारित उद्योगों को समर्थन देना। तो इसमें क्या हो गया आपका 3, 1, 2 और 4, 3, 1, 4, 3, 1, 2, 4 ये आपका ऑप्शन सही हो गया। ये था आपका जो आर्थिक समीक्षा, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 जो आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है 700 प्लस कितने हैं आपको 700 प्लस एमसीक्यू मिलेंगे, जिसके 8 टेस्ट होंगे। कितने होंगे 8 टेस्ट, जिसमें से ये कौन सा था आपका तीसरा टेस्ट था, ये तीसरा टेस्ट था जिसका लाइव सॉल्यूशन था। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट टेस्ट जो है वो 4th टेस्ट आपका सेवा क्षेत्र से संबंधित रहेगा, जिसका आपका सॉल्यूशन जो है वो मैया पाठशाला ऐप पे मिल जाएगा। किस पे मिलेगा, ऐप के ऊपर आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको अगर कोर्स परचेज करना है, अगर आपको टेस्ट सीरीज परचेज करनी है तो आज आप स्पेशल स्कीम में 13% गणेश चतुर्थी ऑफर के तहत आप परचेज कर सकते हो, जिसमें आपको आज रात 12 बजे तक जो है वो विशेष छूट रहेगी। मैया पाठशाला ऐप के सभी उपलब्ध कोर्सेज पे मिल जाएगी आपको। टेलीग्राम पे आज मैं डलवा दूंगा उसको, पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज अगर आपको अटेंड करनी हो तो आपको वो आपको मैया पाठशाला ऐप पे मिल जाएगी। आपको उसमें टोटल 8 टेस्ट रहेंगे, जिसमें 7 टेस्ट आर्थिक समीक्षा से संबंधित रहेंगे, 7 जो रहेंगे वो इकोनॉमिक सर्वे से रहेगा, और एक टेस्ट जो आपका रहेगा वो रहेगा बजट से संबंधित, जो 2025-26 जो बजट है उससे संबंधित रहेगा, जिसमें बजट से संबंधित सारी एक्टिविटी जो आपकी है वो उसमें कवर करेंगे। थैंक यू, और गणेश चतुर्थी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।